हेलो बच्चों, वेलकम टू नडी साइड। आज हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर। और हाँ, इस वीडियो के बाद कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। बच्चों, ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की आत्मा है, इट्स सोल। आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच कुछ भी उठा लो, उसके अंदर जो मैजिकल ब्रेन काम कर रहा है वो इन्हीं सेमीकंडक्टर से बना है। तो आज हम उस मैजिक के पीछे की फिजिक्स को समझेंगे। लेट्स डाइव इन। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये है आज का हमारा सफर, आर रोड मैप। हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं फाउंडेशन से। पहले हम समझेंगे कि आज की इलेक्ट्रॉनिक्स पुरानी टेक्नोलॉजी से इतनी बेहतर क्यों है। फिर हम मटेरियल्स को उनकी करंट चलाने की एबिलिटी पर क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद आएगा इस चैप्टर का सबसे बड़ा सीक्रेट, एनर्जी बैंड्स, जो हमें क्यों का जवाब देगा। फिर हम प्योर सेमीकंडक्टर्स को मॉडिफाई करना सीखेंगे और आखिर में इन सब पीसेस को जोड़कर बनाएंगे पीएन जंक्शन, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का हार्ट। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम एक लॉजिकल सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो चलिए, हमारे सफर का पहला पड़ाव, इलेक्ट्रॉनिक्स, ओल्ड वर्सेस न्यू। किसी भी नई टेक्नोलॉजी को अप्रिशिएट करने के लिए ये जानना जरूरी है कि उससे पहले क्या था। हम टाइम ट्रैवल करके देखेंगे कि हम बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब से छोटे से सॉलिड स्टेट डिवाइसेस तक कैसे पहुंचे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के एवोल्यूशन को समझेंगे ताकि हमें आज की टेक्नोलॉजी की वैल्यू पता चले। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। पहले के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब था वैक्यूम ट्यूब्स। आपने पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज में देखे होंगे, साइंटिस्ट के पास अजीब सी ग्लोइंग ग्लास ट्यूब्स होती थी। वही थे वो वैक्यूम ट्यूब्स। और उनकी प्रॉब्लम्स ढेर सारी, जैसा आप स्लाइड पर देख सकते हो। पहली चीज, दे वर बल्की, यानी बहुत बड़े और भारी। इमेजिन एक कंप्यूटर जो पूरा कमरा ले ले। दूसरा, हाई पावर कंजम्पशन, ये इतनी बिजली खाते थे कि घर का बिल ही आ जाए। तीसरी, हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज, अराउंड 100 वोल्ट्स, ये डेंजरस था, शॉक लगने का खतरा। और आखिरी, लो रिलायबिलिटी, ये जल्दी फ्यूज हो जाते थे, बार बार बदलना पड़ता था। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि पुरानी टेक्नोलॉजी यानी वैक्यूम ट्यूब्स बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं थी। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या निकला? द रेवोल्यूशन कॉल्ड सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। ये वैक्यूम ट्यूब्स के हर प्रॉब्लम का जवाब था। जहां वैक्यूम ट्यूब्स बल्की थे, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस छोटे हैं, इतने छोटे कि आपकी पॉकेट में आ जाए, लाइक ए चिप इन योर फोन। जहां वो हाई पावर कंज्यूम करते थे, ये लो पावर पर चलते हैं, इसलिए आपके फोन की बैटरी पूरा दिन चलती है। जहां वो हाई वोल्टेज पर काम करते थे, ये सेफ लो वोल्टेजेस पर चलते हैं। और रिलायबिलिटी, इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है। ये सब मुमकिन हुआ एक ही चीज से, सेमीकंडक्टर्स। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स ने सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल करके पुरानी टेक्नोलॉजी को हमेशा के लिए बदल दिया। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ओके, तो अब जब हमें पता चल गया है कि सेमीकंडक्टर्स हीरो हैं, तो चलिए उनके बारे में आराम से बेसिक से पढ़ते हैं। हमारा अगला सेक्शन है हाउ मटेरियल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हम मटेरियल्स को उनकी करंट चलाने की एबिलिटी यानी कंडक्टिविटी के बेसिस पर 3 हिस्सों में बांटेंगे, मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड ऑफ कोर्स सेमीकंडक्टर्स। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम फंडामेंटल क्लासिफिकेशन से अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना शुरू करेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ध्यान से इस टेबल को देखो बच्चों। यहाँ 2 वर्ड्स हैं, रेजिस्टिविटी जिसका सिंबल है रो और कंडक्टिविटी जिसका सिंबल है सिग्मा। रेजिस्टिविटी का मतलब है रुकावट, एक मटेरियल करंट को कितना रोकता है, और कंडक्टिविटी इसका उल्टा है, चलाने की क्षमता, एक मटेरियल करंट को कितनी आसानी से फ्लो होने देता है। अब नंबर्स देखो। मेटल्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम, 10 to the power -8, और कंडक्टिविटी बहुत हाई है, इसलिए कॉपर की वायर्स बनती हैं। अब आओ इंसुलेटर्स पर, जैसे प्लास्टिक या रबर। उनकी रेजिस्टिविटी देखो, 10 to the power 11, कितनी ज्यादा है, और कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट 0। और इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में देखो कौन है, सेमीकंडक्टर्स। इनकी प्रॉपर्टीज इन दोनों के अजीब से मिडिल में है। ये जो 10 की पावर्स का डिफरेंस है ना, ये जमीन आसमान का फर्क है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि कंडक्टिविटी के बेसिस पर मटेरियल्स 3 अलग अलग दुनिया में रहते हैं और सेमीकंडक्टर्स इनके बीच का ब्रिज है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो सेमीकंडक्टर्स का परिवार भी काफी बड़ा है। स्क्रीन पर देखो, सबसे कॉमन है एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर्स, जैसे सिलिकॉन Si और जर्मेनियम Ge। सिलिकॉन तो रेत में मिलता है, इसलिए बहुत कॉमन है। हमारा पूरा फोकस इस चैप्टर में इन्हीं दोनों पर रहेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं, 2 या ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर, जैसे इनऑर्गेनिक CDS, जिसे लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स LDRs में यूज करते हैं।
या फिर ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं जो फ्यूचर की फ्लेक्सिबल डिस्प्लेज में यूज होंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि सेमीकंडक्टर्स की बहुत वैरायटीज हैं, लेकिन इस चैप्टर के राजा सिलिकॉन और जर्मेनियम ही हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। हमने ये तो देख लिया कि मेटल्स कंडक्ट करते हैं और इंसुलेटर्स नहीं, पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? फिजिक्स हमेशा क्यों पूछती है, वाई डज कॉपर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट वुड डजंट? इस क्यों का जवाब है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, द सीक्रेट ऑफ एनर्जी बैंड्स। बच्चों, अगर आपने ये आगे की 3-4 स्लाइड समझ ली ना, तो पूरा चैप्टर आपके लिए केक वॉक हो जाएगा, प्रॉमिस। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अब हम कंडक्टिविटी के पीछे की असली फिजिक्स को अनकवर करने जा रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। इमेजिन करो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग। एक अकेले एटम में इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग फ्लोर्स पर रहते हैं, जिनको हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। लेकिन जब बहुत सारे एटम्स मिलकर एक क्रिस्टल बनाते हैं, तो ये फ्लोर्स आपस में मिलकर पूरे जोन्स या बैंड्स बना लेते हैं। 2 बैंड्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, वैलेंस बैंड। ये समझो इलेक्ट्रॉन्स का घर है, ग्राउंड फ्लोर। यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आराम से रहते हैं, एटम से बंधे हुए। दूसरा है कंडक्शन बैंड। ये ऑफिस या प्लेग्राउंड है, टॉप फ्लोर। करंट कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपने घर यानी वैलेंस बैंड से निकलकर ऑफिस यानी कंडक्शन बैंड तक जाना पड़ता है। जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं है, वो फ्री नहीं है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी बैंड्स में रहते हैं और करंट फ्लो के लिए उन्हें वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जंप करना पड़ता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को मेटल्स पर अप्लाई करते हैं। ध्यान से डायग्राम देखिए। मेटल्स के केस में क्या हो रहा है? वैलेंस बैंड, घर, और कंडक्शन बैंड, ऑफिस, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब घर और ऑफिस के बीच कोई दीवार ही नहीं है, आंगन एक ही है। इलेक्ट्रॉन्स को ऑफिस जाने के लिए कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए। वो आराम से घर से ऑफिस, ऑफिस से घर घूम सकते हैं। इसीलिए मेटल्स में हमेशा लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं। और जैसे ही आप वोल्टेज लगाते हो, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में भागने लगते हैं और करंट फ्लो होता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि मेटल्स इसलिए एक्सीलेंट कंडक्टर हैं क्योंकि उनमें वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच कोई गैप नहीं होता, वो ओवरलैप करते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब आते हैं दूसरे एक्सट्रीम यानी इंसुलेटर्स पर। यहां का सीन देखो। वैलेंस बैंड, घर, और कंडक्शन बैंड, ऑफिस के बीच एक बहुत बड़ा फॉरबिडन एनर्जी गैप है। ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है। ये ऐसा है जैसे आपका घर ग्राउंड फ्लोर पर है और ऑफिस 100th फ्लोर पर, और बीच में लिफ्ट नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी ही नहीं होती कि वो इतनी लंबी सीढ़ियां चढ़कर कंडक्शन बैंड तक जा पाए। इसलिए इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं तो करंट भी नहीं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इंसुलेटर्स में इतना बड़ा एनर्जी गैप होता है कि इलेक्ट्रॉन्स उसे क्रॉस ही नहीं कर पाते, इसलिए वो कंडक्ट नहीं करते। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। और अब आते हैं हमारे हीरो पर, सेमीकंडक्टर्स। ये गोल्डीलॉक्स केस है, ना ज्यादा ना कम, एकदम परफेक्ट। यहां भी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच गैप है, लेकिन ये गैप छोटा है, लेस देन 3 eV। ये ऐसा है कि घर ग्राउंड फ्लोर पर है और ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पर। नॉर्मल ठंडी में शायद इलेक्ट्रॉन आलसी हो और ना जाए, लेकिन जैसे ही थोड़ी गर्मी मिलती है, यानी रूम टेम्परेचर पर जो थर्मल एनर्जी होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को जोश आ जाता है और वो फर्स्ट फ्लोर पर जंप कर जाते हैं। और जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में पहुंचे, वो फ्री हो गए। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम इस जंप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि सेमीकंडक्टर्स का छोटा एनर्जी गैप उन्हें स्पेशल बनाता है, क्योंकि हम थोड़ी एनर्जी देकर उनकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब तक हमने एनर्जी बैंड्स की जनरल थ्योरी समझी। अब इस थ्योरी को हम अपने मेन कैरेक्टर्स सिलिकॉन और जर्मेनियम पर अप्लाई करेंगे। इस सेक्शन में हम 2 तरह के सेमीकंडक्टर्स देखेंगे। एक है इंट्रिंसिक, जिसका मतलब है एकदम प्योर, 100% प्योर सेमीकंडक्टर, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक, जिसमें हम थोड़ी सी मिलावट करके उसकी प्रॉपर्टीज को बदल देंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम अब प्योर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स के बिहेवियर को कंपेयर करेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। स्क्रीन पर देखिए। ये एक प्योर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर है। हम जानते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के आउटरमोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्रिस्टल के अंदर हर एक एटम अपने 4 पड़ोसी एटम्स के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4 मजबूत कोवैलेंट बॉन्ड्स बना लेता है। इससे सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और सब स्टेबल हो जाते हैं। इमेजिन करो ये एक परफेक्ट कम्युनिटी है जहां सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, लाइक एब्सोल्यूट 0, तो कोई अपना हाथ नहीं छोड़ता। सारे इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड्स में लॉक्ड रहते हैं। इसलिए
At low temperatures, a pure semiconductor behaves just like an insulator. तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एट लो टेम्परेचर अ प्योर सेमीकंडक्टर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड्स में फंसे होते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक ये देखेंगे। अब क्या होता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे रूम टेम्परेचर पर कुछ कोवैलेंट बॉन्ड्स को इतनी थर्मल एनर्जी मिल जाती है कि वो वाइब्रेट करके टूट जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से आज़ाद हो जाता है। ये बन गया हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब आती है इंटरेस्टिंग बात, जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो वहां एक खाली सीट, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। इस वैकेंसी को हम कहते हैं होल। सोचो, एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गया तो उस खाली जगह पर एक इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। ये होल भी मूव कर सकता है। पड़ोसी बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस खाली जगह में आ सकता है, जिससे होल आगे शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमेशा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स Ne नंबर ऑफ होल्स NH के बराबर होता है। Ne इक्वल्स NH। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि गर्मी से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनते हैं और प्योर सेमीकंडक्टर में इनकी संख्या हमेशा बराबर होती है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। एक प्योर सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। उसको यूजफुल बनाने के लिए हम एक बहुत ही क्लेवर टेक्निक यूज करते हैं जिसे कहते हैं डोपिंग। डोपिंग का मतलब है एक प्योर सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में जानबूझकर बहुत ही कंट्रोल तरीके से एक इम्प्योरिटी एटम डालना। जो इम्प्योरिटी हम डालते हैं उसे डोपेंट कहते हैं। और ये कितनी होती है? बहुत कम। इमेजिन करो 10 लाख सिलिकॉन एटम्स के बीच में सिर्फ एक इम्प्योरिटी एटम। लेकिन इस छोटी सी मिलावट का असर इतना जबरदस्त होता है कि कंडक्टिविटी हजारों गुना बढ़ जाती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि डोपिंग एक मैजिकल प्रोसेस है जिससे हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। डोपिंग से हम 2 तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं। ये टेबल एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट साइड है एन टाइप। ये बनाने के लिए हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालते हैं, यानी ऐसा एटम जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हों, जैसे आर्सेनिक। ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए इसे डोनर इंप्योरिटी कहते हैं। और इसमें मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज, इसलिए एन टाइप। राइट साइड है पी टाइप। ये बनाने के लिए हम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी डालते हैं, यानी जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हों, जैसे बोरॉन। ये एक होल क्रिएट करता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इसे एक्सेप्टर इंप्योरिटी कहते हैं। और इसमें मेजॉरिटी में होल्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए पी टाइप। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम जैसी इंप्योरिटी डालेंगे वैसा ही सेमीकंडक्टर बनेगा, या तो इलेक्ट्रॉन रिच एन टाइप या होल रिच पी टाइप। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए एन टाइप को आराम से समझते हैं। इस डायग्राम को देखो। हमने सिलिकॉन के क्रिस्टल में एक आर्सेनिक AS एटम डाल दिया। आर्सेनिक पेंटावेलेंट है, उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स ने तो पड़ोसी 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ आराम से कोवलेंट बॉन्ड्स बना लिए। लेकिन अब वो 5वां इलेक्ट्रॉन देखो, वो बेचारा अकेला रह गया, उसके लिए कोई बॉन्ड ही नहीं है। वो अपने एटम से बहुत वीकली जुड़ा होता है। थोड़ी सी भी एनर्जी मिलते ही वो आज़ाद हो जाता है। तो हर इम्प्योरिटी एटम ने हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसीलिए एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल से बहुत ज़्यादा हो जाता है, Ni ग्रेटर देन NH। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालने से हमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब देखते हैं पी टाइप में क्या होता है। डायग्राम देखो। हमने सिलिकॉन की जगह एक बोरॉन यानी बी एटम डाल दिया। बोरॉन ट्राईवैलेंट है, उसके पास सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसने अपने 3 पड़ोसियों के साथ तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन चौथे सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। वहां एक खाली जगह, एक वेकेंसी यानी एक होल क्रिएट हो गया। यह होल एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। अब कोई भी पड़ोसी इलेक्ट्रॉन इस होल में जंप कर सकता है, तो हर इम्प्योरिटी एटम ने हमें एक फ्री होल दे दिया। इसलिए पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा हो जाता है, NH इज लेस देन Ne। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि पी टाइप में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डालने से हमें ढेर सारे फ्री होल्स मिलते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब देखते हैं कि डोपिंग से हमारे एनर्जी बैंड डायग्राम पर क्या फर्क पड़ता है। ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, ध्यान से सुनना। लेफ्ट में एन टाइप का डायग्राम है। डोनर इम्प्योरिटी के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक नया एनर्जी लेवल ED बना लेते हैं, जो कंडक्शन बैंड के आखिरी लेवल से ठीक थोड़ा सा नीचे होता है। इनके बीच का गैप इतना कम है कि इलेक्ट्रॉन्स फुदक कर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। अब राइट में पी टाइप का डायग्राम देखो। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एक नया एनर्जी लेवल EA बनाती है, जो वैलेंस बैंड के ठीक थोड़ा सा ऊपर होता है। ये एक इजी पार्किंग स्पॉट की तरह है, जहां वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स आराम से जा सकते हैं
और पीछे होल छोड़ जाते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि डोपिंग एनर्जी गैप के बीच में एक स्टेपिंग स्टोन या शॉर्टकट बना देती है, जिससे चार्ज कैरियर्स बनाना बहुत आसान हो जाता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर बना लिया जिसमें बहुत सारे होल्स हैं, हमने एन टाइप भी बना लिया जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आएगा इस चैप्टर का क्लाइमैक्स। क्या होगा अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें? जब हम एक पी टाइप और एक एन टाइप मटेरियल को आपस में जोड़ते हैं तो बनता है एक पीएन जंक्शन। बच्चों, ये सिंपल सा जंक्शन ही सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जैसे डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, एलईडीज, सोलर सेल्स सबका दिल है, उनका हार्ट है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अब हम इन दो अलग अलग मटेरियल्स को जोड़कर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की नींव रखने जा रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। जैसे ही पीएन जंक्शन बनता है, दो प्रोसेसेस एक साथ शुरू हो जाते हैं। स्टेप 1, डिफ्यूजन। सिंपल लॉजिक है, पी साइड में होल्स की भीड़ है, एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स की, तो नेचुरली होल्स पी साइड से एन साइड की तरफ भागेंगे और इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से पी साइड की तरफ। इमेजिन करो एक रूम के कॉर्नर में परफ्यूम स्प्रे किया, वो पूरे रूम में फैल जाता है ना। सेम चीज इस चार्ज मूवमेंट से बनता है डिफ्यूजन करंट। स्टेप 2, ड्रिफ्ट। लेकिन एक ट्विस्ट है, जब होल पी साइड से जाता है वो पीछे एक नेगेटिव आयन छोड़ जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन एन साइड से जाता है वो पीछे एक पॉजिटिव आयन छोड़ जाता है। जंक्शन पर इन इमोबाइल आयंस की एक दीवार बन जाती है जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। ये फील्ड अब चार्जेस को ऑपोजिट डायरेक्शन में धकेलता है, जिससे एक ड्रिफ्ट करंट बनता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह था कि जंक्शन फॉर्मेशन एक टग ऑफ वॉर है डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट के बीच। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। एक टाइम आता है जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और इक्विलिब्रियम आ जाता है। तब जंक्शन पर क्या होता है? ध्यान से डायग्राम देखो। जंक्शन के आसपास एक ऐसी लेयर बन जाती है जहां कोई मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन ना होल। इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन, क्योंकि ये मोबाइल चार्जेस से डिप्लीट यानी खाली हो चुकी है। इस रीजन में सिर्फ वो इमोबाइल पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। इन आयंस की वजह से यहाँ एक परमानेंट पोटेंशियल बैरियर बन जाता है, एक इलेक्ट्रिक वॉल जो और चार्जेस को क्रॉस करने से रोकती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इक्विलिब्रियम में पीएन जंक्शन पर एक ऐसी बैरियर रीजन बन जाती है जहां कोई फ्री चार्ज नहीं होता। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो बच्चों, आज हमने एक पूरी कहानी देखी। हमने मटेरियल्स के क्लासिफिकेशन से शुरू किया, एनर्जी बैंड थियरी से उनका बिहेवियर समझा, फिर डोपिंग की मैजिकल टेक्निक सीखी और आखिर में पी टाइप और एन टाइप को जोड़कर पीएन जंक्शन बनाया। ये पीएन जंक्शन, ये डिप्लीशन रीजन, ये पोटेंशियल बैरियर, यही डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। लेकिन सवाल यह है कि ये सिंपल सा जंक्शन, ये छोटी सी दीवार आखिर करंट के फ्लो को कंट्रोल करके हमारी पूरी दुनिया को पावर कैसे करती है? हाउ? इसका जवाब हम अगले लेक्चर में देखेंगे जब हम इस जंक्शन पर बैटरी लगाएंगे, यानी बायसिंग सीखेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया यह था कि हमने बिल्डिंग ब्लॉक बना लिया है। अब अगले लेक्चर में हम इसका एप्लीकेशन सीखेंगे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर देखना चाहते हो।